हेलो बच्चों, आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, अपोलो सीबीएसई क्लासेस की प्रयास बैच में भी आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपोलो क्लासेस की प्रयास बैच में स्टैंडर्ड 10th फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट नंबर की पोयम का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। अब हम इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी पोयम एक्सप्लेन करेंगे, इसका राइमिंग स्कीम क्या है वो देखेंगे, और इसमें से जो फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों को बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये जो पोयम है वो बहुत छोटी सी पोयम है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल सी पोयम है। अब इसमें से जो राइमिंग स्कीम पूछी जाती है वो आपकी 1 मार्कर है। जो आपको फिगर ऑफ स्पीच यानी कि FOS पूछा जाता है वो आपका 2 मार्कर है। प्लस ये जो मतलब के पोयम है वो पोयम में से जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे वो हर एक क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है वो भी 2 मार्कर होता है। तो बच्चों, ये पोयम बहुत छोटी है बट आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए जो मार्क्स आपको स्कोर करने हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो पोयम है उसके सबसे पहले हम राइटर देख लेते हैं कि ये पोयम के राइटर कौन है। ये जो पोयम है उनके राइटर जो है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट। पोयम का जो नेम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। अब आपको बच्चों एक चीज़ बता दूं कि डस्ट का मतलब क्या होता है, तो आप सबको पता है कि डस्ट का मीनिंग होता है कचरा, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिखाया गया है वो है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो बर्फ़ होती है, जो स्नो होता है उसका जो डस्ट है वो डस्ट किस तरीके से जो पोएट है वो पोएट की फीलिंग को चेंज कर देता है, उनका जो मूड है वो कैसे चेंज कर देता है, उसके बारे में ये पोयम गिवन है। पोयम छोटी है, बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है। लाइक जैसे देखो, आपने आपके घर में भी देखा होगा कि लाइक जो नेगेटिव थिंग्स होती है, यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है वो पोएट यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं कि हर एक जो नेगेटिव थिंग्स होती है वो हमें ऑलवेज नेगेटिव इफेक्ट नहीं देती है। समटाइम ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऐसी नेगेटिव जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं उसमें से हमें पॉजिटिविटी भी मिलती है। जैसे आप लोग आपके घर में, आपके आसपास में, नेबरिंग में आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जैसे क्रो आ गया तो वो जैसे बोलते हैं कि अच्छी बात नहीं है, अपशकुन हुआ। जैसे हम बोलते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो ये भी अपशकुन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 चीज़ ऐसी है कि जो नेगेटिव है, लेकिन पोएट के लिए ये जो नेगेटिव थिंग्स है ना वो थिंग्स उनको पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है। यानी इसका मतलब ये होता है कि हर एक चीज़ जो है वो नेगेटिव जो होती है वो हर एक चीज़ नेगेटिवली हम उसको नहीं देख सकते, उसमें से भी हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है कि जो हम पॉजिटिवली उसको देख सकते हैं। तो बच्चों, हम पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम में देखो राइटर क्या बता रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो का कचरा। अब क्या हुआ कि राइटर जो है उनके साथ, यानी कि पोएट जो है वो जब कुछ मॉर्निंग में उठे और उनका कुछ काम था बट वो काम वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनका पूरा मूड चेंज हो गया। यानी कि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई मेरा काम ये बिगड़ गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो अपसेट हो गए। अब वो कुछ सोच रहे थे, कुछ थॉट कर रहे थे, और वो सोचते सोचते कोई एक जगह से जा रहे थे और वहाँ पर रास्ते में एक उनको हेमलॉक ट्री दिखाई दिया और वो वहाँ पर जाके बैठ गए। अब बैठने के बाद ऐसा हुआ कि एक क्रो उड़ता हुआ आया और वो ट्री के ऊपर बैठा। ट्री के ऊपर बैठते ही वो जो हेमलॉक ट्री था उसके ऊपर ढेर सारा जो स्नो जमा हुआ था वो स्नो राइटर के ऊपर गिरा। अब राइटर के ऊपर गिरने से क्या हुआ, उनका जो मूड था वो मूड सडनली चेंज हो गया, और चेंज होते ही उन्होंने ऐसा सोचा कि अरे यार, मैंने तो पूरा दिन मेरा बिगाड़ दिया। अभी तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जो एक्टिविटीज़ मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, तो मैंने मेरे साथ जितनी भी मतलब ख़राब चीज़ हुई उसके बारे में सोचता रहा और मेरा पूरा दिन बिगड़ गया। तो यहाँ पर देखो जो पोयम है वो पोयम के अंदर 2 नेगेटिव थिंग्स है। अब वो नेगेटिव थिंग्स क्या है, तो यहाँ पर जो क्रो है बच्चों,
यहाँ पर जो क्रो है वो क्रो को शोरो यानी सैड, दुखद जो हम बोलते हैं उसके बारे में इंडिकेट किया गया है। अब यहाँ पर जिसको दूसरी जो चीज़ है वो है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो है ना वो ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका साइड पाया जाता है। ये ट्री जो है वो काफ़ी लंबा होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये जो ट्री है वो ट्री को अगर आप देखोगे ना तो ये ट्री आपको दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन बच्चों ये ट्री जो है वो काफ़ी डेंजरियस होता है। क्यों? क्योंकि हेमलॉक ट्री जो है ना वो पॉइजनियस ट्री है, ये जहरीला ट्री होता है। तो देखो ये जो हेमलॉक ट्री है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, मतलब कि हेमलॉक ट्री जो है वो क्या है, पॉइजनियस ट्री है, राइट। बट देखो ये दोनों नेगेटिव थिंग्स जो है वो थिंग्स राइटर को यहाँ पर उनका मूड चेंज करके पॉजिटिविटी बता रही है। समझ में आया? जैसे देखो क्या लिखा है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी। सुक डाउन का मतलब होता है हिला के रख देना, राइट। सुक डाउन का मतलब होता है हिला के रख देना। किसको? पोएट को। कौन है पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री, यानी कि रास्ते में मैं हिमलॉक ट्री के नीचे बैठा, मेरा मूड बहुत अपसेट था, मैं मेरे काम के बारे में सोच रहा था कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और उतने में क्या हुआ, एक क्रो आया और वो क्रो ने क्या किया, मेरे ऊपर जो स्नो का डस्ट था वो मेरे ऊपर डाला। और जब वो मेरे ऊपर डाला तब क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, बराबर, यानी कि मेरा मूड जो था वो चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड र्यूड, यानी कि मैंने मेरा जो टाइम बिगाड़ दिया था, बराबर। र्यूड का मतलब होता है फेल्ट सैड, यानी कि जो मतलब उनके साथ हुआ था और वो उनके बारे में सोच रहे थे, बराबर, जो नेगेटिव चीज़ उनके साथ हुई थी और वो चीज़ के बारे में वो सोच रहे थे, वो सारी चीज़ें उनका मूड चेंज होने की वजह से चला गया। और अब उन्होंने सोचा कि अब मेरा लाइफ का, मेरा दिन का जो बाकी का हिस्सा है, बाकी का पार्ट है, उसमें मैं सारी एक्टिविटीज़ जो है वो मेरी कंप्लीट करूँगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे उन्होंने बहुत सिंपली हमें समझाया है कि लाइक जैसे कि क्रो जो है वो शौरों की निशानी है। यहाँ पर बच्चों ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच में आपको ये वर्ड पूछा जाता है और उसका जो वेटेज होता है वो 2 मार्कर होता है, सो प्लीज़ इसका ध्यान रखो। हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनियस ट्री है, दोनों की दोनों जो वर्ड्स है वो वर्ड्स नेगेटिव है और नेगेटिव जो थिंग्स है वो यहाँ पर राइटर को पॉजिटिविटी बता रही है। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो पोएम जो है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेगेटिव थिंग्स पॉजिटिव थिंग्स में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम में आपको कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एक आपके पास स्टांजा होगा और स्टांजा में नीचे एक क्वेश्चंस होगा कि भाई ये जो पोएम है वो पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। अब राइमिंग स्कीम का मतलब क्या होता है, राइम का मतलब होता है सेम वर्ड्स, यानी कि सेम स्पेलिंग वाले वर्ड्स होने चाहिए या तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होना चाहिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर करना क्या है पता है, सिंपली आप लोगों को सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, ABCD को मेंशन कर देना है, राइट। अब आपको लगेगा कि मैम ABCD क्यों, तो यहाँ पर जो आप राइमिंग स्कीम लिखोगे ना वो ABBC AB इस तरीके से आपको लिखना होगा, यानी कि जितनी भी लाइन होगी वो लाइन का जो लास्ट वर्ड होगा यानी कि लास्ट आपका स्पेलिंग होगा वो स्पेलिंग आपको अच्छी तरीके से देखना होगा। ठीक है, अगर वो स्पेलिंग अलग हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता हो तो भी आप वहाँ पर राइमिंग स्कीम का सेम वर्ड ले सकते हो। कैसे, तो लाइक जैसे देखो अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन क्या है, द वे अ क्रो,
है ना। तो वे अ क्रो, तो अगर हम देखें तो देखो ये क्रो हुआ, OW, तो ये वाली जो लाइन है उसको हम ले लेते हैं A, इसको हमने A लिया। अब देखो दूसरी वाली जो लाइन है उसमें लिखा है सुक डाउन ऑन मी, तो ये फर्स्ट वाली लाइन से ये मैच नहीं हो रहा है, मतलब कि ये दोनों लाइन जो है वो राइमिंग स्कीम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, मी वर्ड जो है उसके सामने लिख देंगे बी। ओके, इसके सामने हमने लिख दिया बी। अब थर्ड वाली लाइन पढ़ो, द डस्ट ऑफ स्नो। देखो बच्चों स्पेल देखो, फर्स्ट वाला स्पेल लास्ट थर्ड नंबर वाली जो लाइन है उसमें देखो OW प्लस आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम आ रहा है, क्रो स्नो हुआ राइमिंग। आप जब छोटे बच्चे थे तब आपको इस तरीके से वर्ड्स काफ़ी आपने पढ़े होंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कौन सी लाइन से कंपेयर हुआ है, फर्स्ट वाली लाइन से कंपेयर हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए। ठीक है, ये ए हो गया। अब फोर्थ नंबर की लाइन देखो, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब देखो ट्री लास्ट वर्ड ई आ रहा है, यहाँ पर सेकेंड में देखो ई है, मी ट्री, स्पेलिंग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये लाइन हमारी हो गई बी। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं पैराग्राफ में, देखो क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट। अब ये पैरा हमारा क्लियर हो गया, ये सेकेंड पैराग्राफ है, तो यहाँ से हम ले लेंगे ए। ठीक है, अ चेंज ऑफ मूड, डी अलग है, राइट, ये हो गया हमारा बी। एंड सेव्ड सम पार्ट एंड हार्ट हुआ राइमिंग, तो क्या लेंगे हम, ए। उसी तरीके से ऑफ अ डे आई हैड रूड, मूड रूड हुआ डी, तो ये हो जाएगा बी। तो अब आप लोगों को किस तरीके से आंसर लिखना होगा, तो अगर आपका क्वेश्चन है कि भाई ये जो पोयम है वो पोयम में राइटर ने राइमिंग स्कीम कौन सी ली है, तो अब आप लोगों को सिंपली देख लेना है कि कौन सी राइमिंग स्कीम है। फर्स्ट वाला पैरा है उसमें ए बी है, सेकेंड वाला पैरा है उसमें ए बी है बस। तो अब आप लोगों को सिंपली क्या लिख देना है, आंसर करके लिख देना है ए बी हो गया, ए बी, ये आपकी राइमिंग स्कीम हो गई। कितना मार्क्स मिला यहाँ पर आपको, 1 मार्क मिला, यानी ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं FOS का मतलब होता है फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार। FOS मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, राइट। अब आपको क्या होगा, यहाँ पर जो पोयम है ना, वो पोयम में से कोई भी 1 या 2 लाइन दी होगी। अब वो 1 या 2 लाइन जो भी आपके पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस को केयरफुली सबसे पहले तो रीड कर लो। अब रीड करने के बाद, अब पहले मैं एक चीज़ बता दूं बच्चों कि फिगर ऑफ स्पीच की ऑलरेडी मैंने जो बेसिक लेक्चर्स है वो लेक्चर्स की वीडियो मैंने आपको दे दी है, मतलब कि मैंने बता दी है, तो मतलब आप उस पर जाके भी देख सकते हो। अभी हम लोग वो बेसिक में से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि ये जो पोयम है वो पोयम में आपको फिगर ऑफ स्पीच किस तरीके से करनी होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो पोयम है वो पोयम में से आपको कोई भी 1 या 2 लाइन दी होगी। अब वो लाइन को आपको केयरफुली सबसे पहले रीड करना है। रीड करने के बाद देखना है कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है हमें उसमें से कौन से वर्ड्स मिल रहे हैं, वो वर्ड्स का मीनिंग क्या हो रहा है, बराबर। ये जो मतलब लाइन है वो लाइन हमें क्या इंडिकेट कर रही है, क्या बता रही है, क्या ये एलिट्रेशंस है, क्या ये मेटोनॉमी है, क्या ये क्या कहते हैं एंटीथीसिस है, क्या ये सिमिली है, क्या ये मेटाफॉर है, क्या ये ओनोमोटोपिया है, क्या है लिटोटीज है, बराबर। तो उस तरीके से आपको लाइन को अच्छी तरीके से जानना है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे आपके पास उतना सारा टाइम नहीं होगा, तो आप किस तरीके से मतलब समझोगे। तो देखो आपकी फर्स्ट लाइन यहाँ पर मैं बताती हूँ, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ये आपकी
देखो बेटा, यहाँ पर आप लोगों को ये 2 लाइन मिलेगी, ठीक है, ये 2 लाइन मिलेगी। किस में 2 लाइन मिलेगी? फिगर ऑफ स्पीच में, यानी कि FOS। FOS का मतलब क्या होता है? अलंकार। ओके, तो ये वाली जो लाइन है वो लाइन आपको मिलेगी और 101% बोर्ड के एग्जाम में ये पूछी ही जाती है। ये पोएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो अब ये फिगर ऑफ स्पीच में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी उसको जानने के लिए देखो हमें 2 वर्ड्स पकड़ने हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये क्रो है। क्रो को राइटर ने यहाँ पर किसके नाम से बताया गया है, यानी कि क्रो जो है वो क्रो के नाम से हमें यहाँ पर क्या बताया है राइटर ने। तो क्रो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो जब शेड थे, वो जो शॉरो उनको फील हो रहा था उसके लिए इंडिकेट किया गया है। तो क्रो का मतलब यहाँ पर बताया है शॉरो। ठीक है, शॉरो यानी दुख फील होना, शेड फील होना, अच्छा फील नहीं होना, क्रो। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2nd नंबर की लाइन है वो है हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री यानी मैंने अभी ही आपको बताया कि हेमलॉक ट्री बहुत ही डेंजरियस होता है, क्योंकि हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनियस ट्री है, राइट, जहरीला ट्री है। बट यही जहरीले ट्री के ऊपर जो स्नो चिपकी हुई थी और वो स्नो जो थी वो क्रो की वजह से राइटर के ऊपर गिरी और राइटर का मूड चेंज हो गया, उनके अंदर पॉजिटिविटी आ गई और उन्होंने अपने आने वाला जो भी वर्क था वो वर्क पॉजिटिवली करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हेमलॉक ट्री जो है वो है पॉइजनियस ट्री, बट राइटर के मूड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेमलॉक ट्री क्या कर रहा है, ओमेन का काम कर रहा है। अब बेटा ओमेन का मतलब क्या होता है, तो ओमेन का मतलब होता है सुकून पाना, यानी हम बोलते हैं ना पीस मिलना, शांति मिलना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्रो को सोरो के लिए यूज़ किया गया है, हेमलॉक ट्री जो है उसको ओमेन के लिए यूज़ किया गया है। तो जब हम कोई भी चीज़ को किसी दूसरे जो वर्ड्स है उसके लिए यूज़ करते हैं तो उसको FOS में कहते हैं मेटोनोमे। मेटोनोमे। तो यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाएगी, एक इस तरीके से लाइन गिवन होगी। ठीक है, अब वो लाइन के नीचे आपके 4 ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, अब वो ऑप्शंस में ऐसे लिखा हुआ होगा जैसे कि सिमिली लिखा होगा, लाइटोटिस लिखा होगा, मेटोनोमे लिखा होगा या तो फिर मेटाफॉर लिखा होगा। तो आप लोगों को इस तरीके से वर्ड चेक करना है और चेक करने के बाद सिंपली जो आपका मेटोनोमी वाला जो भी अल्फ़ाबेट है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो उसके ऊपर आपको टिक मार्क कर देना है। आंसर कैसे लिखोगे, आंसर में आपको मेटोनोमे भी लिखना है और वो जो ऑप्शंस होगा वो ऑप्शंस भी आपको लिखना है, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर यहाँ पर आपको टिक मार्क नहीं करना है, ये MCQ को आपको आपकी जो सप्लीमेंट्री है उसमें लिखना है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको जो भी ऑप्शंस होगा वो ऑप्शंस भी लिखना है और उसके सामने उसका आंसर भी लिखना है। तो यहाँ पर आपको मिला 1 मार्क्स। ठीक है, तो ये 1 मार्क का आपका क्वेश्चन बना। ओके, नाउ 2nd नंबर की लाइन देखो, आपको इस तरीके से ये 2nd पैरा मिलेगा जो कि है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। चलो, तो अब इसमें अगर हम देखेंगे ना बेटा तो H, राइट, हार्ट, राइट, फिर यहाँ पर देखो सेव्ड S, सम S हुआ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो पोयम है वो पोयम के जो वर्ड्स है ना बेटा, वो वर्ड्स में हर एक वर्ड्स में, जैसे कि ये लाइन में देखो हमें 2 कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहे हैं। कौन से कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहे हैं, H, यहाँ पर हमें H मिल रहा है, यानी कि सेम लेटर्स हुए, सेम लेटर एंड सेम कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। उसी तरीके से देखो 2nd लाइन में देखो S, बराबर, ये भी कॉन्सोनेंट है, स,
H यानी ह कॉन्सोनेंट हुआ, S यानी स कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। सो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं मिल रहा है कि जिसका हम कोई मीनिंग निकाल सकते हैं, या वो एंटीथेसिस बता रहा है, या तो मेटोनोमी बता रहा है, या तो फिर क्या कहते हैं लेटोटिस बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको वर्ड्स फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है ना वो सेम मिल रहे हैं। तो जब मैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट की बात कर रही हूँ, मैं वर्ड की बात नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास जो भी लाइन होगी वो लाइन में अगर जो भी वर्ड्स हैं वो वर्ड्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम होते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच में उसको कहा जाता है ऑल प्लस लेटर इज इक्वल टू एलिट्रेशंस, बराबर। तो फिगर ऑफ स्पीच में आपको एलिट्रेशंस लिखना है। बट अगर आपके पास जो भी लाइन है वो लाइन के अंदर जो वर्ड्स है वो वर्ड्स सेम आ रहे हैं, जैसे 2 + 2 मेक 4, तो TWO2 TWO2 सेम वर्ड्स आए तो वो एलिट्रेशंस नहीं हुआ, बराबर। उसको हम एलिट्रेशंस नहीं कहेंगे, वो राइमिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास राइमिंग नहीं है, यहाँ पर जो वर्ड्स है वो वर्ड्स सेम आ रहे हैं और वोवेल्स वर्ड्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है। हाँ, अगर वोवेल्स वर्ड्स है तो भी वो ऑल प्लस लेटर यानी कि एलिट्रेशंस होता है। आप लोगों को एलिट्रेशंस याद नहीं रहता है तो ऑल प्लस लेटर्स याद रखो, जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अगर आपके पास लाइन है वो लाइन में जो भी वर्ड्स है वो वर्ड्स का फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम है, साउंड चाहे वो वोवेल्स आता हो, साउंड चाहे वो कॉन्सोनेंट आता हो, लेकिन वो ऑल प्लस लेटर यानी कि एलिट्रेशंस होता है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये H है, राइट, S है, तो ऑल प्लस लेटर यानी आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, एलिट्रेशन। ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच आपकी बनी, तो यहाँ पर आपको मिला 1 मार्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से होगा, लाइन दी होगी, उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस को आपको अच्छी तरीके से देखना है। और यहाँ पर हाँ, दूसरी चीज़ के कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना होगा आपको। जो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे वो ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शंस है बस उसको टिक मार्क करना है। आंसर शीट में आप लोगों को ऑप्शन के साथ जो आपका स्पेल है वो स्पेल लिख देना है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिला। अब आपको कोई भी पोएम की जो भी फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती है वो फिगर ऑफ स्पीच का वेटेज 2 मार्कर होता है। यानी अगर हम देखें तो ये जो पोएम है वो पोएम हमारी 4 मार्क्स की बन रही है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। इसमें से आपकी जो भी अभी फर्स्ट एग्ज़ाम होगी उसमें से भी पूछा, उसमें भी मतलब कि इसके क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। जो स्टांजाज राइटिंग होता है यानी कि उसको एक्सट्रेस भी कहते हैं, यानी कि एक स्टांजाज होंगे, उसके नीचे उसके क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को लिखने होंगे, जिसकी हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगी और आपको बता दूंगी यानी कि किस तरीके से आपको उसके आंसर्स लिखने होंगे, क्योंकि उसका वेटेज भी आपका 3 मार्क्स का होता है। क्लियर? तो पोएम को क्वेश्चन आंसर्स भी पोएम में से पूछे जाते हैं, राइमिंग वर्ड्स भी पूछा जाता है और फिगर ऑफ स्पीच भी आपकी पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, सो आज का लेक्चर आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपोलो CBSE क्लासेस। और थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।